हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। और मैं आतिशजन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स आज हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं, मतलब जिसमें हमें इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा। इलेक्शंस के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आपके पापा वोट डालने जाते होंगे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आप एंड तक देखना, और इसके कुछ ज़्यादा पार्ट्स बन सकते हैं क्योंकि मैं 20 से 23-24 मिनट तक की वीडियो बनाऊंगा एक पार्ट में, क्योंकि लंबी वीडियो आपको भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को एजे स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आपका भी बेनिफिट है और मेरा भी बेनिफिट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। यहाँ पास आपको ओवरव्यू दिया गया है। ओवरव्यू हम नहीं पढ़ेंगे। ओवरव्यू जो है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है हम लाइन वाइज लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, तो ओवरव्यू पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ओवरव्यू को अभी रहने देते हैं। अब हम आगे दूसरे पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं जूम कर दूँ। हाँ, अब हमें पढ़ना है वाई इलेक्शंस। इलेक्शंस होते क्यों है फ्रेंड्स, वाई इलेक्शंस। और इसका पहला टॉपिक है असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कट दिया हुआ है। मीन्स इलेक्शंस के टाइम के जब हरियाणा के न्यूज़पेपर वालों ने ये कट लिखा है, तो अभी हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अच्छी है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पास द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से। अब आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987। ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है हरियाणा की 1987 में, जहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी कब से, 1982 से। ठीक है, 1982 से। और चौधरी देवीलाल जो कि थे अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। कौन? चौधरी देवीलाल अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, और जो कि न्याय युद्ध चला रहे थे, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। न्याय युद्ध का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना रखी थी, लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइंट अदर अपोजिशन पार्टी। और भी पार्टियों ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए। और देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो, यहाँ पास हमें देख लेना है, वो इन किसानों का और छोटे मोटे बिजनेसमैन का लोन जो है वो माफ़ कर देंगी। और उनने प्रॉमिस किया था कि उनका फर्स्ट एक्शन यही होगा गवर्नमेंट में आने के बाद, कि वो छोटे व्यापारियों का और फार्मर्स का लोन माफ़ कर दे। और वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे जो हमारी गवर्नमेंट चल रही थी कांग्रेस की, और देवीलाल के प्रॉमिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी थे। तो इसलिए उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा संख्या में किसको वोट किया? देवीलाल को ही वोट किया। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं द पीपल वर अनहैप्पी विद दी। हाँ, यहाँ से हमने देख लिया। हाँ, यहाँ लोकदल एंड इट्स पार्टीज वॉन्ट 76 ऑफ 90 सीट्स। बताइए फ्रेंड्स, जो पार्टी चल रही थी पहले से, उसने 76 में से 90 सीट्स में से 76 सीट्स पाई। बताइए आप। और लोक दल ने अकेले ही 60 सीटें पाई। आप बताइए कितना, मीन्स उसने क्या छोटा सा प्रॉमिस किया, कि छोटा नहीं बड़ी बात है, कि लोन माफ़ करने का प्रॉमिस किया और उसकी सरकार जीत गई। ठीक है, तो ये है भैया प्रॉमिस का। आप जीतना है आपको तो ऐसा ही करना पड़ेगा। लोकदल ने अकेले ही 60 सीटें पाई, मैंने आपको बता दिया। दी कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। जो कांग्रेस पहले से रूल कर रही थी उसने सिर्फ 5 सीटें पाई। ठीक है, Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned। जो जैसे ही रिजल्ट आए और जो चीफ मिनिस्टर था उसने रिज़ाइन कर दिया, और जो न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली ने एमएलए ने चुना किसको? लोकदल वालों ने चुना किसको? देवीलाल को एज देयर लीडर। अपना लीडर उन्होंने देवीलाल को ही चुना। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। जैसा ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए और देवीलाल अपने लीडर बन गए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 days से। 3 days आफ्टर
हाँ, 1 मिनट में साइड कर दिया। 3 days आफ्टर द इलेक्शंस रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर एज सून बिकम द चीफ मिनिस्टर। जितनी जल्दी वो बन सकते थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए और हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years। और जैसे उन्होंने वादा किया था कि वो लोन माफ़ कर देंगे तो उन्होंने लोन माफ़ कर दिया जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता था। और उनकी जो पार्टी है वो 4 साल तक रूल करी, ठीक है। और जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए 1991 में, उसमें उनकी पार्टी को ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला और वापस से कांग्रेस सत्ता पे आ गई, ठीक है। तो वापस से कांग्रेस जीत गई और उनको काहे कि अगली बार ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे पढ़ने नहीं वाला इसको, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आगे देख लेते हैं। एक्टिविटी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलर इन एनी डेमोक्रेसी, इलेक्शन हमेशा हर डेमोक्रेसी में होते हैं और 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ है जहाँ पास इलेक्शंस होते हैं, चाहे फिर वो अपने पीपल्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं। और हमने देखा था इलेक्शंस हेल्ड इन मैनी कंट्रीज़ दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक ना भी हो वो भी हमने देखा था कि वो भी उनके कहाँ भी इलेक्शंस होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, चाहे फिर वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट अस ट्राई इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। चलिए हम देखते हैं कि बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी कैसी होगी, ठीक है। A rule of the people is possible without any elections if all people can sit together every day and take all the decision। अब आप सोचिए, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, हमारे रूल बनाने के लिए कोई नहीं होगा, तो हमें हर दिन छोटे से छोटा नियम बनाने के लिए साथ में बैठना होगा। अब आप सोचिए, ये पूरे 130 करोड़ की आबादी एक साथ बैठेगी फ्रेंड्स, और कोई भी छोटा सा छोटा डिसीजन लेगी, तो कैसा मीन्स आज स्कूल की छुट्टी होगी या नहीं होगी, इसके लिए आपके पूरे लोगों को साथ में बैठकर डिसीजन लेना होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो अगर ये पॉसिबल हो भी गया तो क्या सबके पास इतना टाइम और इतना नॉलेज है, यहाँ पे यही लिखा गया, क्या सबके पास इतना टाइम और नॉलेज है कि वो साथ में डिसीजन और हर मैटर में डिसीजन ले सकें? नहीं। Therefore is most democratic popular rule together their representatives। इसलिए हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना रहता है जो हमारे लिए रूल बनाते हैं, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ पास देख लेते हैं। इज़ देयर अ डेमोक्रेसी वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस। और क्या ऐसा कोई डेमोक्रेटिक वे है कि हम बिना इलेक्शंस लड़े ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं? चलिए देखते हैं। लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। चलिए ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे एज और एक्सपीरियंस के बेस में लोगों को चुना जाता है, ठीक है। बताइए, एज और नॉलेज के बेस में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, और किस किस के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे और नॉलेज के बेस पे भी बहुत जगह चुना जाता है। अब क्या देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टीज इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। अब इसमें भी तो बहुत सारी दिक्कतें जाएंगी कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है और कौन कम नॉलेजेबल है, कौन अच्छे से सरकार चला सकता है, कौन अच्छे से नहीं चला सकता। चलिए आपने ये प्रॉब्लम रिसॉल्व कर ली, ये डिफ़िकल्टीज आपने हटा दिया, आपने चुन लिया। सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। पर अगर आपने ये चुनौती भी मीन्स ये आपने कर लिया कि आप बिना किसी चीज़ के, बिना किसी दिक्कत के आपने इलेक्शंस वालों को चुन लिया कि कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, पर क्या फ्रेंड्स आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या आप इसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे? नहीं फ्रेंड्स। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम कैसे पता करेंगे कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है वो अच्छा है या लोग उसे चाहते हैं या नहीं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स एज पर द विशेज ऑफ द पीपल। हम कैसे बताएं कि हम जैसे चाहते हैं वो वैसे ही रूल करेगा? How to make sure that those who the people don't like do not remains their representatives। अब जो उसको नहीं चाहता है वो उसको कैसे हम उसका पता करेंगे कि ये इसे नहीं चाहता है, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा कि वो हमारे विशेष के द्वारा काम करेगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करेगा, ठीक है।
तो इसलिए दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज दैम इफ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। अब आप हमें यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन मिल गई है इलेक्शन की, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इलेक्शन, हाँ इतनी आप डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए, ये है डेफिनेशन, ये आप याद कर लीजिएगा। द रिक्वायर मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज, ऐसा कोई मैकेनिज्म जिससे जो पीपल हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वो काम नहीं कर रहा है, पहले तो हमें अच्छा लगा कि भाई ये अच्छा काम करेगा, बाद में अगर उसने काम अच्छा नहीं किया तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वो अगर हम मैंने बता दिया आपको, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे चेंज कर सकते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स ये जो चल रहा है वो डेमोक्रेसी है कि नहीं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन इलेक्शंस द वोटर मेक्स मैनी चॉइसेस। अगर फ्रेंड्स आपके पास ऐसी चॉइस होनी चाहिए कि आप अपने लिए जो आपके लिए लॉ बनाएंगे उसे आप चुन सकते हैं, ठीक है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट एंड टेक्स मेजर डिसीजन, और आप चुन सकते हैं कौन आपके लिए गवर्नमेंट, कौन आपके लिए मेजर डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन लेगा, आप उन्हें चुन सकते हैं। दे कैन चूज द पार्टी हु पॉलिसीज वर गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, और आप ऐसी पार्टी को भी चुन सकते हैं जो आपके लिए लॉ बनाएगी, गवर्नमेंट में लॉ भेजेगी, तो आप उनको भी चुन सकते हैं। फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट मेक्स एन डेमोक्रेसी। हमारी वीडियो 11 मिनट की हो गई है, अब हम आगे देख लेते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उससे हम देख लेंगे, पर अभी यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, ऑल दी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड्स ऑफ इलेक्शंस। फ्रेंड्स देखिए, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो इलेक्शन करती है, पर कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी इलेक्शन करती हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। अब हम कैसे पता चलें कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं और ये नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉन डेमो और ये डेमोक्रेटिक हैं। तो फ्रेंड्स इसी के लिए हमें आगे कुछ पॉइंट्स दिए, पर हम यहाँ पे पहले और रीड कर लें। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चंस वेरीफाई चैप्टर 1। वी डिस्कस्ड मैनी एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड बट कांट रियली कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। पर हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विथ अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब हमारे मुद्दे की बात आई, अब हम ये कुछ 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर ये 5 पॉइंट्स लागू हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, ठीक है। चलिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट, एवरी वन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन्स दैट एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट हैव इक्वल वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और ये है, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि सबको वोट देने का अधिकार है। अगर आप 18 प्लस हैं, सॉरी 18 अच्छे से नहीं बना, 18 प्लस हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल है। और जैसे अभी अपन नहीं है, अभी अपन 14-15 कुछ के हैं, तो फ्रेंड्स अपन को नहीं है पर पापा लोगों को है। अब चाहे फिर वो हम लोग शेड्यूल कास्ट के हों या फिर कोई भी कास्ट के हो, 18 प्लस है तो हमें वोट देने का अधिकार है। और हमारे वोट की वैल्यू भी एक ही है, और अंबानी के वोट की वैल्यू भी एक ही है, और मोदी जी के वोट की वैल्यू भी एक ही है। मीन्स वैल्यू भी सेम है और हमें वोट देने का अधिकार है। तो पहला पॉइंट तो लागू हो रहा है, मीन्स डेमोक्रेटिक का पहला पॉइंट तो भाई लागू हो गया। आगे पेज में देखते हैं, हमें 4 पॉइंट्स और दिए गए हैं आगे, पहला हमने पढ़ लिया। अब देखिए, देयर शुड बी, दूसरा पॉइंट है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफ्टेन सम रियल चॉइस टू दी वोटर्स। फ्रेंड्स और ये देखिए, यहाँ पास दिया है कि हमारे पास कुछ चॉइस होनी चाहिए। जैसे एक ही अगर पार्टी हो, बीजेपी सिर्फ इलेक्शंस लड़ रही हो फ्रेंड्स, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी बीजेपी को ही वोट करना पड़ेगा। पर अभी हमारे पास कौन सी एक मिनट, हमारे पास अभी कांग्रेस है, हमारे पास आम आदमी पार्टी है, हमारे पास फलाना झाड़ू फाड़ू और बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिसे हम वोट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, और कैंडिडेट्स के बीच में मीन्स थोड़ी हमें
चॉइसेस होनी चाहिए और फ्री मैनर्स में होना चाहिए, कि हमें कोई दबाव नहीं देना चाहिए कि हम जिसे चाहते हैं हम उसी को वोट करें, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, और इलेक्शन जो हैं वो हम हर कुछ सालों में होने चाहिए। जैसे अगर हमने उसको चुना और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास इलेक्शंस कुछ सालों में होते रहने चाहिए, कि अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हम अगले बार इसको वोट करें, इसको ना वोट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए, थर्ड पॉइंट में यही दिया है कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए और इलेक्शंस होते रहने चाहिए हर साल। फोर्थ पॉइंट है, द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जैसे हम चाहते हैं उसी को मीन्स वोट जाना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं वही इलेक्ट होना चाहिए। ऐसे आपने सुना होगा बहुत बार कि पैसे खिला के इलेक्शंस वो जीत गया, ऐसे आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं उसी को वोट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। अब हम देख लेते हैं, हाँ फिफ्थ पॉइंट है, हाँ फिफ्थ ही देखना है ना, यस। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए, फ्री और फेयर मैनर में, ठीक है। फ्री और फेयर मैनर में होंगे, कैसे फ्री और फेयर, मतलब जैसे फ्री हमें कोई पैसे ना मिले इलेक्ट करने के, कि बीजेपी को वोट करोगे तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपको गोली मार दी जाएगी अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं करोगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। और हम जिसे चाहते हैं हम उसी को वोट करें, मीन्स हमें कोई दबाव नहीं डालना चाहिए कि हम किसी और को वोट करें, हम जिसे चाहते हैं उसी को वोट करें, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, दिस माइट लाइक वेरी सिंपल ईजी एंड कंडीशंस, आपको ये ईजी कंडीशन लग रही होंगी, पर बहुत से देशों में ये कंडीशंस लागू नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। इन चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशंस टू, अब आप यहाँ पास यही दिया गया है कि आप अपने देश में आजमाइए कि अगर आपके देश में ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं तो मीन्स आप समझ जाइएगा कि आपके जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में इसे हटा दूँ, हाँ। अब यहाँ देख लेते हैं हम कि क्या कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज़ है या नहीं। फ्रेंड्स पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, ये क्या अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन, तो हम ये देख लेते हैं, चलिए। इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, जो इलेक्शन है ना ये पूरा पॉलिटिकल कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन बहुत सी वेरियस फॉर्म ले सकता है, जैसे कि कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में, ठीक है। और भी ये कंपटीशन जो है ना वो बहुत सारी फॉर्म्स में ले लेता है, जैसे कि सेवरल कंडीशन कैंडिडेट्स में और कैंडिडेट्स के बीच में, अब चाहे फिर वो लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, या आपके छोटे मोटे इलेक्शंस हो, आपके वहाँ के इलेक्शन हो, जैसे आपके गाँव के इलेक्शंस हो, सरपंच बनने के, ये सारे। तो कैंडिडेट्स के बीच में भी इलेक्शंस होता है, कॉम्पिटिशन होता है। तो कॉम्पिटिशन तो भाई हर जगह होता है, आपके स्कूल में भी कॉम्पिटिशन होगा, फर्स्ट रैंक का, सेकंड रैंक का, थर्ड रैंक का, स्पोर्ट्स कैप्टन बनने का या कैप्टन बनने का कंपटीशन होता होगा। तो कंपटीशन हर जगह रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये ज़रूरी भी है, बिना कंपटीशन के मज़ा ही क्या आएगा, ठीक है। इट इज़, हाँ यहाँ पे हमने पढ़ लिया, इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। अब भाई कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन जो है वो पॉइंटलेस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा ये भी अभी हम हाँ देखेंगे। व्हाट इज इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, हमने देखा कि पॉइंटलेस तो बन जाएगा इलेक्शन अगर कंपटीशन नहीं होगा, पर ये क्या अच्छी चीज़ है क्या? पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज़ है। तो हम देखते हैं, एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डेमोक्रेटिक्स डीमेरिटाइज, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, हाँ। तो क्या है फ्रेंड्स, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये बहुत सी मीन्स ख़राब चीज़ है फ्रेंड्स। क्या रहता है इसमें, डिसयूनिटी फैलती है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक दूसरे को भुला भरा कहते हैं, और ये सेंस ऑफ डिसयूनिटी भी होती है, फैशनलिज्म और इन एवरी लोकेलिटी। और फ्रेंड्स क्या रहता है कि इसमें जो रहता है ना, कंप्लेन करते हैं दूसरी पार्टीज़ की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये काम नहीं किया। जैसे अभी इलेक्शंस होने हैं तो आप सुनते आ रहे होंगे कि जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली वाली, उसमें जो है ना वो आरोप लगा रही है किसको, योगी जी को, कि आपके स्कूल्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपके स्कूल्स अच्छे नहीं हैं, आपका ये अच्छा नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही कि आपका ये अच्छा नहीं तो आपका ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स डिसयूनिटी फैलती है, तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इसमें मारा पीटी भी होती है, कई बार बहुत से गलत हादसे भी
होते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफ्टन डर्टी ट्रिक्स, और जीतने के लिए सब लोग डर्टी ट्रिक्स मतलब पैसे खिलाना और फ्रेंड्स मारना या मार डालना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है इलेक्शंस जीतने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जल्दी बता दूँ कि जो अच्छे लोग भी होते हैं ना काम करना, वो नहीं चाहते, इसमें आना नहीं चाहते। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर इज टू विन इलेक्शंस फाइट डज नॉट allow sensible long term policies to be formulated। और फ्रेंड्स ये इसमें लड़ाई झगड़ा बहुत हो जाता है कि मीन्स जीतने के लिए इलेक्शंस लड़ाई झगड़ा बहुत होता है इसमें। और जो अच्छे लोग होते हैं जो आना चाहते हैं और देश के लिए सच में दिल से काम करना चाहते हैं, वो आना तो चाहते हैं पर इस डर्टी गेम में पड़ना नहीं चाहते। मीन्स आप समझ जाइए कि ये जो गेम है, ये जो इलेक्शन का गेम है, ये बहुत डर्टी गेम है और इसमें अच्छे लोग एंटर नहीं होना चाहते क्योंकि ये अनहेल्दी कंपटीशन होता है। फ्रेंड्स आपने सुना होगा कई बार कि इलेक्शन इज़ अ डर्टी गेम, तो इसमें अच्छे लोग जो काम करना चाहते हैं वो नहीं आते, सिर्फ किसके कारण, ये लड़ाई झगड़े के कारण, इसलिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर टू दिस प्रॉब्लम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अरे यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो फ्रेंड्स अवेयर थे, इन प्रॉब्लम को जानते थे कि ये प्रॉब्लम तो आएंगी, पर फ्रेंड्स फिर भी उन्होंने यही इलेक्शंस क्यों चुना। देखिए कोई भी डिसाइड किया है तो भाई मूर्ख तो नहीं होगा, ठीक है, वो लोग जानते थे इन प्रॉब्लम को, पर उन्होंने फिर भी इसी को बेटर माना लॉन्ग रन के लिए कि ये जो आइडल कोई भी अगर पर्सन है वो अगर सिर्फ अपने पद में रहेगा और काम नहीं करेगा ना, तो अगली बार वो हार जाएगा फ्रेंड्स, इलेक्शन वो जीत नहीं पाएगा। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ड, और कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, आप रीड कर सकते हैं इनको, बाकी इस सारी चीज़ों में यही लिखा गया है जो मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पास देखेंगे ना, आप अगर पढ़ के देखिएगा तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में यही दिया गया है, पूरे में ज़्यादा इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, दिस नो दैट दे रियलाइज इशूज दैट पीपल वॉन्ट टू बी रियलाइज्ड देयर पॉपुलरिटीज एंड chance victor will increase in the next elections, but it they fail satisfy the voters with their work, they will not to be विन अगेन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे भी वही दिया गया है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ आपको पॉपुलर सपोर्ट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर की एंडिंग आती रहती है, यहाँ पे हमारा चैप्टर की एंडिंग अब आ गई है फ्रेंड्स, तो हमें सिर्फ इतना और पढ़ना है, इतना पढ़ लीजिए आप बस। और जो मैंने अभी आगे छुड़वाया ना, यकीन मानिए आप पढ़ के देख लीजिएगा, जो इतने में लिखा ना इतना ही सफिशियंट है इसको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है यार। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, so if a political party is motivated only by a desire to be in a power, even then it will be forced to serve the पीपल। अगर फ्रेंड्स कोई भी आदमी जो है वो पावर बस में रहना चाहेगा, वो जो काम करना मीन्स जो वर्क है वो अगर करना नहीं चाहेगा, तो भाई जो पावर में रहने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक कुछ साल तो राज कर लेगा क्योंकि उसने जीते इलेक्शंस, पर अगले इलेक्शंस में वो हार जाएगा। तो अगर उसको हर साल जीतना है तो भाई उसको काम करना होगा। इसको हम एक तरीके से मैं आपको एक और समझा सकता हूँ जो बुक में लिखा गया है कि दिस इज़ बाइट लाइक टू बी वे ऑफ मार्केटिंग वर्क। अब ये मार्केट के वर्क से मिलता जुलता है, जैसे कि शॉपकीपर जो है वो अगर सिर्फ प्रॉफिट में ही इंटरेस्टेड होगा, वो आपको अच्छा माल नहीं देगा तो आप उसके कहाँ नहीं जाओगे। सॉरी, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, आप उसके कहाँ नहीं जाओगे, अरे बार बार हो रहा है। हाँ, आप उसके कहाँ नहीं जाओगे फ्रेंड्स, आप किसी और के कहाँ जाओगे जो आपको अच्छा माल दे और प्रॉफिट कम में, मीन्स कम अपना प्रॉफिट ले और अच्छा माल दे। जैसे कि फ्रेंड्स आप अपने मम्मा या खुद ही शर्ट लेने जाते होगे, शर्ट पैंट, तो फ्रेंड्स आप शर्ट जैसे 1,000 रुपये की लेके आए, ठीक है, 1,000 के आप शर्ट लेके आए और आपने उसको पहना और अगले दिन आपने उसको 2 दिन बाद धोला उसको, तो आपने देखा कि उस शर्ट का जो है ना वो कलर ही निकल गया, जो उसकी आपकी शर्ट है उसका कलर निकल गया। तो भाई ये कैसा माल दिया है, 1,000 रुपये की हम शर्ट लेके आए और मम्मा भी चिल्ला रही कि ये तुम कैसी शर्ट लेके आए और इसका कलर निकलने लगा। तो फ्रेंड्स आप उसके कहाँ कभी नहीं जाओगे क्योंकि आपके 1,000 रुपये बर्बाद हो गए। और आप पहले से एक नई शॉप में एक पुरानी शॉप में जाते थे 500 रुपये वाले, वहाँ पे 500 की शर्ट भी बहुत अच्छी वो देता था, तो आप अगली बार से इसके कहाँ नहीं जाओगे और दूसरों से भी बोलोगे कि भाई बहुत ख़राब आदमी है, ये रद्दी शर्ट देता है, तो आप इसी के कहाँ जाओगे, इसी के जाना कहाँ पसंद करोगे। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर
पॉलिटिकल कंपटीशन में भी ऐसा ही है कि अगर आप सिर्फ आप अपनी पावर बस में रहना चाहोगे और आप काम नहीं करोगे ना, तो क्या होगा फ्रेंड्स, पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम एक लाइन, बट इट्स फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर टू सर्व दी पीपल। इसलिए फिर फ्रेंड्स, आपको अगर पावर बस में रहना है ना, तो और आप पीपल को सर्व नहीं करोगे, मीन्स उनको बढ़ावा नहीं दोगे, उनके काम नहीं करोगे, तो फिर आपको अगली बार जीतने नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। यहीं पे इतना दिया हुआ है कि आपको सिर्फ काम भी करना होगा, आपको सिर्फ पावर में नहीं रहना होगा। अगर आप पावर बस में रहोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर अगली बार से आप हार जाओगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे 2 चिन्ह दिए गए हैं, चिन्ह नहीं 2 फ्रेंड्स ये दिए गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डायग्राम, पिक्चर, कुछ भी आप कहिए। यहाँ पे 2 पिक्चर दी गई है, तो ये तो क्लियर है भाई, इसमें लिखा गया है कि ये 2 नेता हैं और ये जो नेता है ये इसको उल्टा लटकाए है, ये वाला नेता इसको उल्टा लटकाए है। ये नीले शर्ट वाला बोल रहा है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और ये बोल रहा है कि मेरे पास वोट है। मीन्स आप समझ लीजिए कि वोट का कितना महत्व है। मेरे पास वोट है, बस तेरे योजनाएं घोषणाएं से मुझे क्या करना है, मेरे पास तो वोट है तो मैं जीत जाऊँगा। ठीक है, तो ये वाली तो सिचुएशन क्लियर थी। ये वाली सिचुएशन मैंने एक तुक्का लगाया फ्रेंड्स। अगर आप जानते हो कि ये सही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये बता दीजिएगा। ठीक है, ये जो मोटे भाई हैं, ये मोटे नेताजी ये प्रोमिस का थैला लेके जा रहे हैं। जैसे कि देवीलाल ने प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वो लोन माफ़ कर दूंगा, सबके लोन माफ़ मैं कर दूंगा। तो इन्होंने अपने लोन माफ़ करने का प्रॉमिस अपने थैले में रखा है, और जो हरियाणा के वोटर्स हैं वो कुत्ते जैसे इनके पीछे भाग रहे हैं। मीन्स सिचुएशन सिंपल है फ्रेंड्स, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बताइएगा कि ये जो देवीलाल है ये प्रोमिस का थैला लेके भाग रहा है और हरियाणा के वोटर्स इसके पीछे जा रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाया ये हरियाणा की सिचुएशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी वोटर्स को अपने पीछे लगाना है तो आपको प्रॉमिसेस का थैला या फिर उनको कुछ लालच देनी पड़ेगी, तो आप जीत जाएंगे इलेक्शंस। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो, और ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 हमारे बस हो गया है, और आप बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो, कमेंट करिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एजे स्टडीज़ को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि मैं नई वीडियोस डालता हूँ। और हम ये वाला जो वाई इज़ आवर सिस्टम इलेक्शंस ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वाई इज़ आवर सिस्टम ऑफ, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।